हमारे रिजल्ट्स बड़े खतरनाक है, कई बार आपको दिखा चुका हूं जैसे कि ये। पर हमसे दोस्तों कई फीमेल भी हैं जो कोचिंग ले रही हैं। अभी हाल ही में 27 किलो वजन हमने लूज करवाया है इन्हें, और 3 महीने के अंदर ये काम करके दिखाया है। अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं बताऊंगा कि आप खुद ही देख लो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़र्क आ चुका है। 27 किलो 3 महीने में तोड़ना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं होता अगर आपको सही मेथड पता हो। अभी तो वज़न और नीचे जाएगा इनका, तब बॉडी फैट बचा कुचा भी गायब हो जाएगा और ये एक नई पर्सन बन जाएंगी। पर हमारी कोचिंग में हम हमेशा इनक्रेडिबल रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी ऐसा हो रहा है कि इन रिजल्ट्स को देखा देखी और नए लोग जुड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चैनल को देखते भी नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ से, यानी एक दूसरे की रिकमेंडेशन से आ रहे हैं। अब हम दोस्तों सिर्फ एथलीट्स को ही कोचिंग नहीं देते हैं, अगर कोई फीमेल है वो भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर कोई आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो तो हम करवा रहे हैं, और अगर किसी शो की प्रेप हो वो भी हो रही है। आपको जो चूज करना है आप हमें डीएम करो, हम आपसे आपकी सारी डिटेल्स पूछेंगे और फिर आपका एक डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान तैयार करके आपको लगातार असिस्ट करेंगे 3 महीने के लिए। और कोचिंग हमारी सस्ती है, 3 महीने की कोचिंग हमारी अभी 5,500 रुपए की है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 5.5 हफ्ते बाद आर्नोल्ड क्लासिक 2026 आ जाएगा और बहुत सारे अच्छे अपडेट्स इस वक्त आने शुरू हो गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा जो हाइप चल रही है वो एंड्रयू जैक्ट की चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि एंड्रयू ने ना अपना पूरा गेम प्लान इस बार चेंज करके रख दिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड्रयू आमतौर पे सोशल मीडिया पे नजर ही नहीं आते हैं, पर इस बार लगातार उनकी एक के बाद एक वीडियोस आए जा रही हैं। तो हमें काफी ज्यादा एंड्रयू जैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, ट्रेनिंग करते हुए अलग अलग एंगल्स से, और उनकी फोटोज भी। जैसे कि एक ये फोटो इनकी निकल के आई है, इस वक्त पे एंड्रयू जैक्ट काफी ज्यादा बैलेंस में लग रहे हैं पहले के मुकाबले। ये फोटो ना काफी ज्यादा वायरल इस वक्त हो भी रही है, क्योंकि एंड्रयू के लैट्स, बाइसेप्स, सबसे बड़ी बात है उनके लेग्स एक बैलेंस में नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एंड्रयू के क्वाड्स बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन फ्रंट क्वाड्स पहले से काफी फुलर है और इनके काफ्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बार थोड़ा इन्होंने नीज को बेंड किया हुआ है और तब ये फ्रंट डबल बाइसेप पोज खींच रहे हैं। तो जरूर से इस बार की पोजिंग आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज में इनकी अलग रहने वाली है। सिर्फ फ्रंट डबल बाइसेप नहीं, और भी पोजेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। इस वक्त हम देख सकते हैं एंड्रयू लगातार जिस तरीके से अपनी रील्स में नजर आ रहे हैं, ये बैलून जैसे शोल्डर्स इनके और भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि पहले से मांस इकट्ठा कर चुके हैं। इनका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट इनका रियर डेल्ट रहता है। इस तरीके के शोल्डर्स आजकल है ही नहीं। सच बता रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग का हर एक एरा होता है और उस एरा की एक अपनी पहचान होती है। इस एरा के अंदर ना शोल्डर्स ज्यादा अच्छे नहीं है किसी भी बॉडी बिल्डर के, ना सैमसन दौदा के, ना डेरेक लंसफोर्ड के शोल्डर्स बहुत राउंड है। सिर्फ एंड्रयू जैक्ट जो अलग बैलूनिश 3D शोल्डर्स दिखाते हैं। इसीलिए एक हाइट, एक पर्सनैलिटी, बॉडी ही इनकी मिस्टर ओलंपिया जैसी दिखती है। ये साल पूरा ऐसे ही जाने वाला है, सब लोग एंड्रयू जैक्ट को मिस्टर ओलंपिया की तरह देखेंगे। लेकिन इस वाले कॉन्टेस्ट आर्नोल्ड क्लासिक में तो काफी सारे लोग इनको ऑलरेडी विनर प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। और इस तरीके के आर्म्स अगर आप सही में देखो तो हार्डी शूपन के नहीं नजर आते हैं वो, क्योंकि इस वाले आर्नोल्ड में खेलने वाले हैं, इसीलिए उनकी मैं बात करके चल रहा हूँ। पर यह भी सच है, आज तक हार्डी शूपन ने लगातार एंड्रयू जैक्ट को हराया है। स्टेज की सच्चाई तो यही है, फिर चाहे लोग इससे सहमत हो या ना हो। फिलहाल एंड्रयू ने अपनी कोई भी ट्रेनिंग फिलॉसफी तो डिस्कस नहीं करी है, क्या वो अलग कर रहे हैं इस बार, लेकिन ये फैक्ट है कि अलग दिख रहे हैं इस बार। जैसे मैंने ये वाली एक वीडियो ओपन करी, मुझे एकदम लगा ये हार्डी शूपन कहाँ से इनके साथ आ गए। फिर याद आया कि हाँ, ये तो कमाल एल्गार्नी है और इस वक्त ये एंड्रयू जैक्ट के ट्रेनिंग पार्टनर बने हुए हैं। तो ये बहुत सही है। ऐसे अगर ट्रेनिंग पार्टनर्स हो ना, 2 बॉडी बिल्डर्स, दोनों ही टॉप लेवल एथलीट्स, तो बॉडी बिल्डर्स अपने आप को ज़्यादा पुश पहले से करने लग जाते हैं। कमाल इनके हर एक ट्रेनिंग सेशन में देखे जा सकते हैं और इनकी लगातार मदद कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। सच बोलूँ तो सैमसन दौदा तो 350 पाउंड्स वेइंग स्केल पे अपना वजन बता देते हैं, पर एंड्रयू जैक्ट सच में उतने बड़े दिखते हैं। इस बार के आर्नोल्ड के लिए हार्डी को नंबर 1 पे आप प्रेडिक्ट करोगे या एंड्रयू को? मैं सही बताऊं, इस बार की आर्नोल्ड की प्रेडिक्शन वीडियो बनानी बिल्कुल आसान नहीं होगी, और ये 2 बॉडी बिल्डर्स अपनी जी जान लगाते हुए स्टेज पे जरूर नजर आएंगे। अभी तक हार्डी के कोई अपडेट्स हमने नहीं देखे इंस्टाग्राम पे। इस वक्त आपको पता ना हो तो बता दूं, ईरान में इंटरनेट बंद है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। बताया जा रहा है 8 जनवरी से टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है ईरान में, ताकि प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं कंट्री में उसको रोका जा सके। गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है वहाँ के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, कुछ ये न्यूज़ आ रही है। और हार्डी अभी क्या कर रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं पता, तो ज़रूर से उनके अपडेट्स अब तक कई सारे आ चुके होते जैसे एंड्रयू जैक्ट के आ रहे हैं, पर वो कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट के अंदर अभी जी रहे हैं। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं है, ना वो ये देख सकते हैं कि एंड्रयू जैक्ट क्या कर रहे हैं, बाकी के बॉडी बिल्डर्स और दुनिया में अभी क्या चल रहा है। ये सारी दिक्कतें ईरान में अभी हो रही हैं। देखते हैं अमेरिका भी आ पाएंगे कि नहीं। वैसे ये बात कोई नई नहीं है हार्डी के साथ में, हर बार अमेरिका आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, पर आ जाते हैं।
इस बार आर्नोल्ड के लिए भी शायद आ ही जाए, पर अभी पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम चलते हैं अगले अपडेट पे और ये आ जाता है क्लासिक फिजिक लेजेंड माइक समरफील्ड के ऊपर। माइक ने अपने अपडेट्स डालने शुरू कर दिए हैं। 5.5 हफ्ते दूर माइक समरफील्ड कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं और अभी के इस पोस्ट में इन्होंने ये लिख दिया, मसल्स फ्लैट है, वेट हैवी उठा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लो पे हैं और यही इनको पसंद आता है करना। इस वक्त बॉडी सही में इनकी काफी ज्यादा फ्लैट देखी जा सकती है। सच बताऊं, माइक एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो हद से ज्यादा डेंसली पैक्ड मसल्स अभी लेकर आते हैं। इनसे ज्यादा डेंसिटी एक ही बॉडी बिल्डर पे अभी तो मुझे दिखती है, वो है होजे मैनुअल। इन दोनों से ऊपर कोई मुझे लगता नहीं क्लासिक फिजिक में जो ज्यादा मसल्स कैरी करता हो, इतना ज्यादा डेंस हो। फिलहाल इनकी बॉडी एकदम सॉलिड दिख रही है, इतनी फ्लैट होते हुए भी ये बात कह रहा हूँ। इनकी बैक बहुत ज्यादा डीप दिख रही है और लगातार ऐसा लग रहा है कि माइक समरफील्ड ना और डीप कट्स लेकर के आते जा रहे हैं कॉन्टेस्ट बाय कॉन्टेस्ट, क्योंकि बॉडी लगातार मैच्योरिटी हिट करती है। अब देख करके ये भी लग रहा है कि इनकी बॉडी पहले से ज्यादा वेनी और ज्यादा होती जा रही है। हालांकि माइक समरफील्ड हमेशा ही हार्ड और वेनी आते हैं, पर इस बार की प्रेप इनकी आर्नोल्ड की पिछली बार से कुछ अलग जाती हुई तो दिख रही है। अभी लगातार ये और ज्यादा फ्लैट होते चले जाएंगे और उसके बाद में जब ये अपने पीक वीक के अंदर आएंगे तब पता लगेगा कि समरफील्ड कितना ज्यादा अपनी बॉडी को चेंज करके ला रहे हैं इस आर्नोल्ड क्लासिक में। हैरानी ये चीज देख के हो रही है कि इनका कंपैरिजन अभी सैम स्विलक से किया जा रहा है। वो सैम स्विलक जो पहली बार तो प्रो कॉम्पिटिटर के तौर पे खेलेंगे। और सच है दोस्तों, ये तो समझ आ गया कि इन्फ्लुएंसर होना कितनी बड़ी बात होती है। आप एक इतने टॉप के बॉडी बिल्डर से कंपेयर कर दिए जाते हो लोगों के द्वारा, और सैम स्विलक एक्चुअली में माइक के आगे आ भी नहीं सकते। किसी कॉल आउट में तो ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। हाँ, एक बारी को एथलीट्स जब लाइनअप में आते हैं ना ट्रंक नंबर के हिसाब से, तब हो सकता है दोनों के ट्रंक नंबर साथ साथ आ जाए तो दोनों एक साथ स्टेज पे खड़े हो जाएं, पर कॉल आउट में तो नहीं। पर फिर भी फोटोज में, वीडियोज में आपको पता लगेगा माइक समरफील्ड कितना आगे है अपने कॉम्पिटिटर से, किसी भी कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा हार्ड है। तो माइक को हरा पाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। आर्नोल्ड क्लासिक के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पूरी लिस्ट देख लो, किसी के भी बस की हो। अब हम उस एथलीट की बात करते हैं जिसके थोड़ा बस की हो सकता है कि वो माइक को चैलेंज दे। ये नाम आता है वेस्ले विजर्स का। हाल ही में वेस्ले ने अपनी ये वीडियोस डाल दी हैं और क्लियरली इनकी बॉडी दिखाई दे रही है एकदम फ्लैट। मतलब ये टाइम ही ऐसा है, हर एक एथलीट बिल्कुल डिप्लीटेड चल रहा है, कुछ बॉडी में मसल्स है ही नहीं, ऐसा देख करके लग रहा है। बट यही होती है फ्लैट बॉडी। जब ये एकदम डिप्लीट हो जाएंगे उसके बाद लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर इन्होंने इंप्रूवमेंट्स जो पूरे ऑफ सीजन में करे हैं वो तब नजर आएंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि लोग लगातार इन्हें ट्रॉल करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हर कोई इनको पॉइंट आउट कर रहा है इनके लेग्स के लिए। देखो दोस्तों, पिछले कुछ शोज से वेस्ले विजर्स की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। कई सारी वजहें भी होती है। जब एक एथलीट शो डे वाले दिन खेलने जा रहा होता है, बैक स्टेज या फिर उसके अपने होटल में उसके साथ इतनी सारी दिक्कतें हो जाती है कि बॉडी पीक नहीं हो पाती है। कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आप उल्टियां इतनी करते हो कि एकदम से आपका मसल मास गिर जाता है और आप स्टेज पे हल्के आ जाते हो। पर एट द एंड लोगों को इनमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा। उनको याद रहेगा कि आपका कौन सा वीक बॉडी पार्ट था जिसके कारण आप स्टेज पे खराब आए। और अभी वेस्ले के लेग्स को पॉइंट आउट करके लोग कुछ ये सारे इमोजीज शेयर कर रहे हैं। इस बार जो भी हो जाए, वेस्ले अपने लेग्स को बड़ा करके आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आर्नोल्ड में तो सेकंड थर्ड पे भी आ जाएंगे, पर ओलंपिया में वही टॉप 10 के भी इस बार बाहर शायद चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बॉडी को फुलनेस की बेहद जरूरत है, अपर बॉडी को भी और लोअर बॉडी को तो मास की जरूरत है। तो वेस्ले जब तक फुल नहीं आ जाते हैं और अपने ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स को डेवलप नहीं करके आ जाते हैं, शायद उन्हें अपने आप को माइक समरफील्ड के आसपास का एक कंपेटिटर भी नहीं मानना चाहिए। वैसे वेस्ले इतने समझदार एथलीट है कि हर चीज को नाप तोल के चलते हैं, पर अभी भी लेग्स के मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी तक भी अपने फैंस को इन्होंने ये नहीं दिखाया कि इनके लेग्स कैसे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद आर्नोल्ड की स्टेज पे सीधा सरप्राइज करे, और इस बार वेस्ले की हाइप बिल्कुल भी नहीं है आर्नोल्ड क्लासिक के लिए। मैं तो दोस्तों यही मानता हूँ, भले ही वेस्ले और माइक इस बार के आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 2 में भी आ जाए, पर इसका मतलब वेस्ले को बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि ओलंपिया में भी रिजल्ट्स इसी तरीके से जाने वाले हैं। ओलंपिया में इतने एथलीट्स बीच में आ जाते हैं, ये यहाँ पर टॉप 2 में आ सकते हैं, पर ओलंपिया में सीधा 7th 8th और कहीं ना कहीं माइक समरफील्ड फर्स्ट पे या सेकंड पे होंगे। ये फर्क आएगा ज़रूर। तो माइक से इनकी बॉडी अभी कंपेरेबल तो नहीं है। बाकी वेस्ले का कहना है कि उनके ऑफ सीजन में अब उन्होंने मैक्सिमम ग्रोथ जो करनी थी वो कर ली है, अब उसको एंड करने का वक्त आ गया है, इसलिए कम्पीट करना ज़रूरी है। तो इससे लंबा ऑफ सीजन अब ये नहीं कर सकते, इनको एक एंड गोल चाहिए था जो इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक इनके लिए बन के आएगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा आखिरी अपडेट, ये है निक वॉकर के ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि निक वॉकर ज़्यादा सीरियस हो गए हैं अपने लेग्स को लेकर के। कहीं ना कहीं फोटोज भी उस तरीके से डाल रहे हैं जिनमें इनके लेग्स पे अंधेरा आ रहा है और परछाई पड़ने से इनके लेग्स के आउटर स्वीप्स बड़े दिखाई दे रहे हैं। पर यह है निक वॉकर का ऑडियंस को खुश करने का एक तरीका। मुझे तो यही लग रहा है कि अपने स्वीप्स को, आउटर स्वीप्स को लेकर के अब इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है कि अलग अलग एंगल से उन्हें किसी भी तरह बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि वॉकर इसमें मेहनत नहीं डाल रहे हैं। इस बार ट्रेनिंग भी इस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये अपने लेग प्रेस जब कर रहे हैं तो लेग्स को कुछ अलग ही बाहर इन्होंने बिल्कुल अपने टोज को पूरा बाहर कर दिया
और तब जा करके इनके आउटर स्वीप पे ज़्यादा से ज़्यादा ये कंसंट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ये पंप लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन अभी भी अगर आप इस वाले वीडियो में देखो जिसमें कि ये हैक स्क्वाट कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आउटर स्वीप में डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है। इस डेवलपमेंट के लिए ओलंपिया से आर्नोल्ड क्लासिक नहीं लगता, एक ओलंपिया से अगले साल का ओलंपिया चाहिए होता है, तब जाके एक साल में कुछ बहुत ज़्यादा नोटिसेबल मसल टिश्यू आप ऐड करते हो, तो वो आउटर स्वीप बनने में समय और लगेगा। इसीलिए कुछ कुछ इंप्रूवमेंट जरूर निक वॉकर ने करे हैं ओलंपिया से लेके अभी तक, और सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए तो बहुत ही अच्छा कर गए इस फोटो में। पर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो उनको करना है, जिसकी की जजेस डिमांड करते हैं, वो है छोटी वेस्ट का होना, और सही बोलूं तो वैक्यूम का होना। और फिर यही फोटो जो यहाँ पे ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे ही स्टेज पे अगर दिख जाए तो काम खत्म है फिर, और जजेस फुली इंप्रेस्ड हो जाएंगे इनसे। अब आर्नोल्ड क्लासिक में हमेशा की तरह ये टॉप 3 में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो एंड्रयू फर्स्ट आ गए, हार्डी सेकंड पे आ गए और थर्ड पे निक चले गए, पर इससे ओलंपिया के रिजल्ट्स बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। उसके लिए सही में निक को एक तगड़ी एक्स टेपर की जरूरत है। मैं दोस्तों अभी 2021 की इनकी बॉडी देख रहा था, तब निक ने प्रो कार्ड नया नया ही लिया था, तब के इनके प्रपोर्शंस आप देखो ज्यादा आपको बेहतर दिखेंगे इस बार के ओलंपिया में जो प्रपोर्शंस थे उससे। तब वेस्ट भी छोटी थी, लैट्स भी ज्यादा फ्लेयर आउट करते थे, लेग्स भी अच्छे दिखते थे। तो ओवर द टाइम निक ने अपनी ये वी टेपर खोई है, ज्यादा मास एक्यूमुलेट करने के चक्कर में एक वो एस्थेटिकनेस खोई है। पहले बॉडी में टाइटनेस बहुत थी, इस बार ओलंपिया में डेफिनेटली पीक मिस करी थी, तो इसलिए ब्लोटेड नजर आए थे। पर ऐसा नहीं है निक अब आर्नोल्ड में दोबारा ऐसे नहीं दिख सकते, चाहे तो काफी हद तक इसके क्लोज जा सकते हैं। हाँ, वेस्ट जरूर चौड़ी हो गई है, और वो सभी बॉडी बिल्डर्स की हुई है पिछले 5 सालों में। पर मैं बात कर रहा हूँ टाइटनेस की, मैं बात कर रहा हूँ लेग्स के आउटर स्वीप्स की, और वो कमियों की जो जजेस काफी ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं इनमें, कुछ हद तक ठीक करा जा सकता है। अगर निक ने वैक्यूम खींचने का फाइनली डिसाइड कर लिया हो, तो हाँ, ओलंपिया में भी उनकी जगह टॉप 5 के अंदर अब आ सकती है। पर यही बात है कि निक डिसाइड नहीं, बल्कि अपने हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं, किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं। आपको क्या लगता है निक वॉकर को किस तरीके से अपना गेम प्लान आर्नोल्ड के लिए रखना चाहिए? क्या फाइनली वैक्यूम की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, पर हाँ, एक वी टेपर अभी भी इनके पास में प्रॉब्लमेटिक रहेगी, स्पेशली एंड्रयू जैक के और हार्डी शुपन के जब ये सामने खड़े होंगे। अब आ जाता है आखिरी बड़ा अपडेट। कई सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हैनी रम्बॉट और जेरेमी बुंडिया दोबारा साथ आएंगे। इन दोनों ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा है, और जेरेमी वापस से इवोजन न्यूट्रिशन के साथ जुड़ चुके हैं, जो एक हैनी रम्बॉट की ही सप्लीमेंट कंपनी है। बहुत सालों तक इन दोनों ने साथ में काम किया, 4 ओलंपिया के टाइटल्स भी जीते। उसके बाद तकरार आई, जेरेमी और हैनी दोनों अलग अलग हो गए, और अब 7 साल बाद जाकर के दोनों एक साथ आए हैं। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक इंसान 7 साल बाद लौट करके वापस उसी जगह आता है। पर आपको क्या लगता है, ये होते हुए हम पहली बार देख रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं देख रहे हैं, पर अब देखना है कि जेरेमी और हैनी कैसे आगे बढ़ते हैं दोनों मिलके। एक एथलीट और कोच की तरह से तो शायद नहीं, लेकिन एक सप्लीमेंट कंपनी और एक स्पॉन्सर्ड एथलीट की तरह से जरूर। फिलहाल कमबैक तो अब जेरेमी का नहीं हो सकता, क्योंकि हाल ही में इन्होंने ओलंपिया खेला था, और उससे थोड़े समय पहले एक और शो खेला था, उसको जीता भी था। तो जेरेमी अब कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। पर यह भी सच है कि इन्होंने बोल दिया था कि ओलंपिया ही मेरा लास्ट शो होगा पिछले साल का जो बीत चुका है। लेकिन मेंस फिजिक एथलीट्स ऐसे होते हैं, बोलते बहुत कुछ हैं पर उसके अपोजिट ही चलते हैं। जेरेमी ने 2018 में रिटायरमेंट अनाउंस करी, फिर 2023 में खेलने आ गए। 2023 में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ने बोला था मैं रिटायर हो चुका हूँ, फिर वापस आ गए 25 में। तो मेंस फिजिक एथलीट्स जल्दी अक्सर वापस आते हैं, ये देखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि जेरेमी 2026 का ओलंपिया खेल ले, 25 में ऑलरेडी रिटायर हो जाने के बाद, पर कंफर्मेशन नहीं है अभी इस पे कोई भी। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये जो दोनों एक साथ आए हैं ना, इस चीज का हिंट ना काफी ज्यादा मुझे मिल गया था जब मैंने इनका पॉडकास्ट देखा था। आज से 1 साल पहले की ये बात है जब ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ था, और 6 साल तक इन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं करी, फिर सीधा पॉडकास्ट में आते हैं। जिस हिसाब से बातें हुई ना, ये पता लग रहा था जेरेमी कितना सॉरी फील कर रहे हैं अपने बैड बिहेवियर के कारण। उस टाइम जेरेमी ने एक्सेप्ट करा था इस पॉडकास्ट में कि गलती सारी मेरी थी। इसमें काफी समझ आ रहा था कि अब दोनों के अंदर वो जो एक दरार है, एक प्रॉब्लम जेरेमी के एटीट्यूड में जो थी, वो सही हो चुकी है, क्योंकि हैनी इनके लिए एक पिता समान इंसान थे। और ये बात जेरेमी के फादर बोलते थे उन्हें कि वो भी तुम्हारे दूसरे फादर ही है, हैनी रम्बॉट। पर तब भी जेरेमी का बिहेवियर, बात ना सुनना अपने कोच की, मेंटल ट्रॉमा से जेरेमी गुजर रहे थे। दोनों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एक साथ काम करना, फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। जेरेमी का बिहेवियर चाइल्डिश नहीं, वियर्ड था, इसीलिए हैनी रम्बॉट ज्यादा लंबे समय इनको झेल नहीं पाए। ऑल्दो हैनी ने काफी ज्यादा कोप अप करने की कोशिश करी थी। इस इंटरव्यू से एक चीज तो क्लियर हुई थी कि जेरेमी समय के साथ अब मैच्योर हो चुके हैं, और हैनी ने उनको अब माफ कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों साथ आ सकते हैं।
1 साल बाद आज के समय ये दोनों अब एक साथ आ चुके हैं। जेरेमी ने अब एक और पॉडकास्ट करा है, हैनी और जेरेमी का एक और पॉडकास्ट आ चुका है, मैंने अभी तक ये देखा नहीं है। और साथ ही साथ इन दोनों ने एक ट्रेनिंग वीडियो भी शूट कर ली है, वो भी आ चुकी है। और ये दोनों एथलीट और कोच एक साथ ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हैनी रम्बोट अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं जेरेमी को कोच करने में, ट्रेनिंग टेक्निक्स बताने में, पर ये हिचक होना लाजमी है। दोनों बहुत समय बाद एक साथ ऐसा एक काम कर रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम फैंस बहुत लंबे समय से मिस कर रहे थे। अब ये हो सकता है कि जेरेमी हैनी के अंडर इस साल के ओलंपिया में कम्पीट कर ले, क्योंकि जेरेमी की ब्रांड इमेज के लिए तो बहुत अच्छा है ही, पर हैनी के वोजन न्यूट्रिशन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। पर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जेरेमी की मेंटल सफरिंग एक तरफ, पर फिजिकली भी जेरेमी बहुत ज़्यादा टूटे हुए रहते हैं। तो अगर वो रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा होगा उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, तब ये ज़रूर से कम्पीट करने उतर सकते हैं। पर अगर इनको लगता है कि सब कुछ इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया और अब कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यही रिटायरमेंट प्लान था इवोजन न्यूट्रिशन को ज्वाइन करना, तो फिर नहीं करेंगे कम्पीट। दोनों ही केसेस में न्यूज़ तो अच्छी है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इन दोनों को? मेरे हिसाब से एक शो ज़रूर खेलना बनता है, बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको भी ट्रेनिंग लेनी हो, अगर आपको भी इतना ज़्यादा 27 किलो जितना वजन लूज़ करना हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिजल्ट्स हम खतरनाक पेश कर रहे हैं और उन रिजल्ट्स को देखा देखी और लोग जुड़ रहे हैं। हमारा वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रांग है दोस्तों, यानी लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं हमसे कोचिंग लेना। तो मैं जो चैनल पे बोलता हूँ वो तो एक चीज़ है, पर बाकी बाहर से लोग बड़े सारे आ रहे हैं जो हमारे चैनल को देखते भी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको भी अपने सफ़र की शुरुआत करनी हो, हमें यहाँ DM कर सकते हो, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स लेकर जा सकते हो।